नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं माधवी पांडे, आपके साथ। आप देख रहे हैं स्ट्रीट लाइव। शुरुआत करते हैं बिहार से। बिहार सरकार की राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री तथा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने नीतीश मंत्रिमंडल से अब इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि भाजपा की नीतियों के मुताबिक एक व्यक्ति एक पद के तहत उन्होंने मंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया है। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वो बने रहेंगे। बताते चले कि नीतीश मंत्रिमंडल का आज विस्तार से पहले दिलीप जायसवाल ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। आज मैंने एक व्यक्ति एक पद, जो भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है, उस भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत के अनुसार हमने एक व्यक्ति एक पद मानते हुए राजस्व मंत्री के पद से इस्तीफा दिया है। मैंने प्रयास किया ईमानदारी से राजस्व विभाग को अच्छे तरीके से चलाने का, उसमें सुधार लाने का, और करीब 14 करोड़ पन्नों का हमने डिजिटल सिस्टम राजस्व विभाग में किया। और सर्वे में जो समस्या आ रही थी, लगातार आप प्रिंट मीडिया में देखते होंगे कि लगातार लोगों को जागरूक अवेयरनेस करने का भी काम किया। और आज मैं एक व्यक्ति एक पद सिद्धांत के आलोक में अपना इस्तीफा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मैंने अभी सौंप दिया। बिहार के 5 जिलों में मेडिकल कॉलेजेस की स्थापना के साथ साथ वहीं 9 डिग्री कॉलेजेस की स्थापना भी होगी। आपको बता दें कि ये निर्णय सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में लिया गया है। बैठक में 146 एजेंडों पर मुहर लगी है। इसमें 120 एजेंडा प्रगति यात्रा से जुड़े हैं। प्रगति यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने जो घोषणाएं की हैं, उन योजनाओं को भी कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति दी गई है। प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिए कुल 50,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। कैबिनेट सचिव और डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि प्रदेश में 7 मेडिकल कॉलेज हैं, 9 डिग्री कॉलेज और 17 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं। 9 अटल कला भवन भी बनाए जाएंगे। इसमें 2 मेडिकल कॉलेज और 13 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की पहले मंजूरी दे दी गई थी। मंगलवार को 5 मेडिकल कॉलेज और 4 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनने की स्वीकृति की गई है। वहीं कई जिलों में उद्योग के विस्तार का भी फैसला लिया गया है। नमस्कार। आज मंत्रिपरिषद में कुल 146 एजेंडों पे निर्णय हुआ, 146। और इसमें दक्षिण बिहार की जो योजनाएं थी, दक्षिण बिहार जिलों में जो घोषणाएं हुई थी, उनसे संबंधित योजनाओं की स्वीकृति दी गई थी। इसमें कुल जो योजनाएं की संख्या थी, जो घोषणाएं थी, वो 243 थी, 243। विभाग स्तर पर स्वीकृत हुए 123 और मंत्रिपरिषद में स्वीकृत हुए 120। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि जो दक्षिण बिहार के जिले थे, उसमें 243 योजनाओं की घोषणा हुई थी। बिहार बीजेपी के कद्दावर नेता और डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें, इस वीडियो में सम्राट चौधरी बीजेपी नेताओं को तेजस्वी यादव के खिलाफ ज्यादा नहीं बोलने की सलाह देते हुए दिख रहे हैं। वह कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव पर बोलने से हम लोगों को नुकसान हो सकता है, वहीं लालू यादव पर बोलने से फायदा है। इस वीडियो पर बीजेपी की किसी मीटिंग का इसको बताया जा रहा है, क्योंकि वीडियो में बिहार बीजेपी के कई दिग्गज नेता बैठे हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में सम्राट चौधरी के पास में ही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि जब सम्राट चौधरी उन्हें समझाते हैं तो वह हाथ जोड़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। वहीं जानकारी के मुताबिक ये वीडियो भागलपुर का है और सोमवार 24 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी की सभा के बाद बिहार बीजेपी के नेता एक साथ बैठे थे, जिसमें सम्राट चौधरी की ओर से उनको यह निर्देश दिया गया है। आरजेडी नेता प्रियांशु कुशवाहा ने इस वीडियो को एक्स पर शेयर किया है। वहीं वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि ये तेजस्वी का खौफ है, खौफ बरकरार रहना चाहिए। भाजपाइयों के बतौले बाजी से लालू जी का कद कभी छोटा नहीं हो सकता है। और भाजपा में लालू जी को गाली देने कई नेता आए और यहीं खपके खत्म हो गए। चिराग पासवान पर विपक्ष हमला करते हुए दिखा। आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने लालू यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आजकल विपक्ष की आदत बन चुकी है आरोप लगाना और भाग जाना। जनता सब बातें देख रही है और इस आधार पर फैसला करती है।
वहीं एक झूठ बोलने वाले मुख्यमंत्री दिल्ली में भी थे, जिन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे। क्या किया जनता ने उनके साथ 10 साल बाद? दिल्ली की सत्ता से बाहर कर दिया। इसी तरह से अगर कोई देश में झूठ बोलता है तो लोकतंत्र में इतनी ताकत है कि उस व्यक्ति को अगले चुनाव में जनता अपना फैसला सुना सकती है। पूरा विपक्ष एक साथ आ चुका है और प्रधानमंत्री को हराने उसके बावजूद तीसरी बार जनता ने नरेंद्र मोदी को ही चुना। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा नीतीश कुमार को लाडला मुख्यमंत्री कहने पर कहा कि विपक्ष के पास जब कोई मुद्दा बचता नहीं है तो वह व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं, यह गलत है। वहीं सीएम नीतीश के बेटे के राजनीति में एंट्री को लेकर उन्होंने कहा कि यह फैसला एक व्यक्ति विशेष का है। मेरे लिए ये समझ से परे है, क्योंकि बाकी के लोग उत्साहित आएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। देश भर में आज महाशिवरात्रि की धूम है। वहीं भागलपुर में भी भक्तों का खास तांता देखने को मिला है। आपको बता दें कि भागलपुर और आसपास के सभी शिवालयों में पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ लोगों ने बाबा महादेव पर जलाभिषेक किया और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए श्रृंगार आरती भी की। अगली सुबह से ही शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ लग गई थी और भागलपुर और आसपास के सभी शिव मंदिर जैसे ही भूतनाथ मंदिर, बूढ़ा नाथ मंदिर, शिव शक्ति मंदिर, पिपली धाम, बाबा बटेश्वर नाथ मंदिर के अलावा सभी शिवालयों में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ती हुई देखी गई है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से शिव भक्त उत्साहित दिख रहे हैं। वहीं सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे और हर तरफ पुलिस की नजर भी थी। सुरक्षा के लिए सभी मंदिरों में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र अब बिना नेता प्रतिपक्ष के ही चल रहा है। आपको बता दें कि इसी मुद्दे पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक चंपाई सोरेन ने कहा कि बहुत जल्द झारखंड में नेता प्रतिपक्ष का चयन हो जाएगा। वहीं सदन में भाजपा के विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी और वरिष्ठ विधायक सीपी सिंह ने कहा कि राज्य में पेपर लीक एवं गंभीर ये मुद्दा है, लेकिन राज्य में बालू की किल्लत भी एक बड़ा मुद्दा हो गया है। विडम्बना यह है कि भाजपा के विधायक सीपी सिंह को बालू नहीं मिल रही है और उन्होंने सदन में सरकार से गुहार लगाई है कि उन्हें 2 ट्रक बालू मुहैया कराई जाए। और वहीं झारखंड सरकार के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि बालू की कोई किल्लत नहीं है, सबको बालू मिल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष मुद्दा विहीन हो चुका है, इसलिए बेबुनियाद आरोप लगा रहा है। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में नेता प्रतिपक्ष नहीं देखा गया है और ये बजट सत्र बिना नेता प्रतिपक्ष के ही चल रहा है। और इसी मुद्दे पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक चंपाई सोरेन ने कहा कि बहुत जल्द ही झारखंड में नेता प्रतिपक्ष का चयन हो जाएगा। वहीं सदन के भाजपा के विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी और वरिष्ठ विधायक सीपी सिंह ने कहा कि राज्य में पेपर लीक एक गंभीर मुद्दा है, लेकिन राज्य में बालू की किल्लत भी एक बड़ा मुद्दा हो चुका है। विडम्बना यह है कि भाजपा के विधायक सीपी सिंह को बालू नहीं मिल रही है और उन्होंने सदन में सरकार से बालू देने की गुहार लगाई है। उसी तरह सफल रहेगा। देखिए सीपी सिंह जो है, मैंने आज सदन में कहा उनको, ये सदन है और सदन में जनता की बातों को रखने का एक प्लेटफॉर्म होता है, उनकी आवाज को उठाने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है सदन। लेकिन देखिए इतने अनुभवी होने के बाद कविता पढ़ बॉम्बे की कंपनियां बाहर भेजती थी, फिर आया 19 में, उसके बाद से बालू की किल्लत है। हाँ, बीच के 14 से 19 में रघुवर दास जी के नेतृत्व वाली सरकार थी, उस समय बालू सभी को मिलता था, खुलेआम मिलता था, कहीं कोई दिक्कत नहीं। पूरे झारखंड का ज्वलंत विषय जो कि हर आम गरीब से जुड़ा हुआ है, मध्यवर्गीय से जुड़ा हुआ है, बालू के विषय में आपको सीधा ले चलते हैं बिहार, जहां मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। आपको सीधे वहीं की तस्वीरें दिखाते हैं।
माननीय श्री राजू कुमार सिंह से अनुरोध है कि वे कृपया मंच पर शपथ ग्रहण के लिए पधारें तथा माननीय राज्यपाल के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ लें। मैं राजू कुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं राजू कुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना उपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। एक बार माननीय श्री मोतीलाल प्रसाद से रुक करेंगे महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र के कल्याण तालुका में मोहने इलाके में एक गैस सिलेंडर फटने से एक 12 वर्षीय बच्ची की मौत हो चुकी है और 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कल्याण तालुका के मोहने के महात्मा फूले नगर में एक गैस सिलेंडर लीकेज होने के कारण विस्फोट हुआ है और विस्फोट में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसमें 3 लोग घायल हो चुके हैं। इनके आगे के इलाज के लिए मुंबई सायन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विस्फोट के कारण घर को भारी क्षति भी पहुंची और घटनास्थल पर नागरिकों के बीच भय का माहौल है। पुलिस और फायर ब्रिगेड टीम में तुरंत मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में किया गया है। नवी मुंबई में पुलिस ने 10 करोड़ के मादक पदार्थों को नष्ट किया है। आपको बता दें कि नवी मुंबई में बुधवार को वन मंत्री गणेश नायक और विधायक प्रशांत ठाकुर की उपस्थिति में तलोजा स्थित मुंबई वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में 10 करोड़ के मादक पदार्थ नष्ट किए गए हैं। वहीं दरअसल आयुक्त मिलिंद भारमे की पहल पर नशा मुक्त नवी मुंबई अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अभी नेता जॉन अब्राहम को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किया गया है। नवी मुंबई पुलिस आयुक्तालय ने 2023-24 के दौरान मादक पदार्थ विरोधी अभियान में 1143 मामले दर्ज किए हैं और 1743 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 111 अफ्रीकी नागरिक शामिल थे। इनमें 38 करोड़ रुपए के ड्रग्स भी जब्त किए गए हैं। इसके अलावा 1131 अवैध रूप से रह रहे अफ्रीकी और 224 बांग्लादेशी नागरिकों पर कार्यवाही कर 1128 अफ्रीकी नागरिकों को देश से अभी निष्कासित कर दिया गया है। नई मुंबई पुलिस आयुक्त के नेतृत्व में माननीय मिलिंद जी भारमे नक्शा मुक्त विश्व ही हो जाए ऐसी मन में भावना रखते हुए अपने देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने सभी स्तर पे, युवक स्तर पे, प्रौढ़ स्तर पे, सीनियर सिटीजन पे ये नशा से
लोग दूर रहे, ऐसी मनोकामना व्यक्त की है। बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव अब महाकालेश्वर मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए उज्जैन पहुंचे। सीएम नंदी मंडपम में आरती में सम्मिलित हुए और आरती के बाद डॉक्टर यादव ने श्री महाकालेश्वर भगवान की पूजा अर्चना भी की। विश्व प्रसिद्ध और कालों के काल महाकालेश्वर मंदिर में आज महाशिवरात्रि के अवसर पर लाखों लोगों ने बाबा के दर्शन किया और रात को 2:30 बजे से मंदिर के पट आम दर्शनार्थियों के लिए खोल दिए गए हैं। यहाँ लाखों लोगों ने बाबा के दर्शन किए हैं और स्वयं को धन्य महसूस कर रहे हैं। हालांकि बाबा के दर्शन के लिए लंबी लाइन लगी हुई थी। रात को भस्म आरती में भी हजारों लोग शामिल हुए थे और उसके बाद चलित भस्म आरती का भी श्रद्धालुओं ने दर्शन किया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अब उज्जैन पहुंचे हैं बाबा महाकालेश्वर के दर्शन के लिए और वो आरती में भी सम्मिलित हुए हैं नंदी मंडपम में। वहीं आरती के बाद डॉक्टर यादव ने श्री महाकालेश्वर भगवान का पूजा अर्चना भी की है। विश्व प्रसिद्ध और कालों के काल महाकालेश्वर मंदिर में आज महाशिवरात्रि के अवसर पर लाखों लोगों ने बाबा के दर्शन के लिए रात को 2:30 बजे से मंदिर के पट आम दर्शनार्थियों के लिए खोल दिए थे। यहाँ लाखों लोगों ने बाबा के दर्शन किया और स्वयं को धन्य महसूस किया। हालांकि बाबा के दर्शन के लिए लंबी लाइनें लगी हुई थी और रात को भस्म आरती में भी हजारों लोग शामिल हुए थे। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को घोटालों को उजागर करती कैग रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा में पेश हुई है। इस पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली पर डाका डाला, 2000 करोड़ से ज्यादा का राजस्व चोरी किया, नियमों की अनदेखी की। कैग रिपोर्ट बता रही है कि कुछ चुनिंदा व्यक्तियों को 70% काम दे दिया गया है। खुद को कट्टर ईमानदार बताने वाले केजरीवाल ने ईमानदारी को अब बदनाम किया है। भाजपा ने वादा किया था कि कैग रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा में पेश करेंगे, उसे भाजपा ने पूरा कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि हमारी सरकार बनेगी और कैग की रिपोर्ट हम विधानसभा में प्रस्तुत करेंगे। और आज दिल्ली विधानसभा में कैग की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से यह खुलासा होता है कि कैसे 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राजस्व की हानि दिल्ली सरकार को अरविंद केजरीवाल की सरकार ने पहुंचाई। नियमों का उल्लंघन किया, कैबिनेट में ले गए नहीं और कैसे कुछ लाइसेंसी को लाभ पहुंचाने के लिए 70% काम 3 लोगों को दिया, 30% काम में बाकी लोग। शराब दुकानें आवासीय क्षेत्रों में खोली। कुल मिला के बहुत बड़ा शराब घोटाला अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया है। यह कैग की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है। रायपुर के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में ईडी के पहुंचने पर कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्र और राज्य सरकार के इशारे पर ईडी अपनी सीमाओं को लांघ रही है। वहीं ईडी उनके इशारे पर काम कर रही है। हमने विपक्ष में रहते हुए जन सहयोग से कांग्रेस कार्यालय बनाया। हम तो एक पैसे का हिसाब देंगे। यदि ईडी में साहस है तो 150 करोड़ से बने कुशाभाऊ ठाकरे परिसर की जांच करके बताए। उन्हें सम्मान दे और आरएसएस के 500 करोड़ के दफ्तर के लिए लगी राशि का हिसाब भी पूछे। एकात्म परिसर की जमीन 1 रुपए में लेकर वहां से हर महीने करोड़ों रुपए किराया वसूल रहे हैं। ईडी इसकी जांच का साहस भी दिखाए। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य सरकार के इशारे पर ईडी अपनी सीमाओं को लांघ रही है। ईडी भारतीय जनता पार्टी के अनुशासनिक संगठन की भांति काम कर रही है। ईडी की कार्रवाई अब राजनीतिक विद्वेष की पराकाष्ठा को पार कर चुकी है। आज बेहद ही आपत्तिजनक कार्रवाई ईडी के द्वारा की गई। ईडी ने कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में संबंध भेजा है। कांग्रेस के एक जिला कार्यालय के बनाए जाने के संबंध में जानकारी मांगी। अरे हमने तो विपक्ष में रहने के दौरान
15 साल जब हम सत्ता में नहीं थे तो जन सहयोग से, अपने कार्यकर्ताओं के सहयोग से इस राजीव भवन को बनाया है, जहां से जनता की आवाज उठाई जाती है। छत्तीसगढ़ के सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने बढ़ते हुए धर्म परिवर्तन को लेकर और लव जिहाद और गौहत्या को लेकर मामले में सख्त रवैया अपनाया है। उन्होंने इस संबंध में राज्यपाल और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कठोर कानून बनाने की मांग की है। सांसद ब्रजमोहन ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि धर्म हमारी संस्कृति की आधारशिला है और गौ सेवा इसका अभिन्न अंग है, लेकिन हाल ही में छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण और गौ तस्करी के मामले सामने आ रहे हैं, जो सनातन मूल्यों के लिए एक गंभीर चुनौती है। उन्होंने कहा कि विदेशी फंडिंग के जरिए प्रलोभन, छल और भय के आधार पर धर्मांतरण को एक उद्योग के रूप में संचालित कर रहा है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की शय पर न केवल आदिवासी इलाकों में बल्कि छत्तीसगढ़ के गांवों और शहरी क्षेत्रों में भी ईसाई मिशनरियों द्वारा गरीब और असहाय वर्ग के लोगों को लालच देकर धर्मांतरण कराया गया है। साथ ही लव जिहाद के मामलों में भी बढ़ोतरी देखी गई है, जिसमें रायपुर सहित राज्य के विभिन्न हिस्सों में षड्यंत्र पूर्वक धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने ध्यानाकर्षण के जरिए अरपा नदी के प्रदूषण के मामले को उठाया। कौशिक ने कहा कि अरपा नदी बिलासपुर जिले की जीवनदायिनी नदी है और जिस तरह से नाले का गंदा पानी बिना ट्रीटमेंट के नदी में बह रहा है, साथ ही नदी क्षेत्र में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं जो शहर की प्रगति के लिए आवश्यक है, लेकिन इसके साथ ही विभिन्न नालों का जल इसमें प्रवाहित होने से नदी का पानी प्रदूषित हो रहा है। यही समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो यह भविष्य में गंभीर संकट का कारण बन सकता है। इस पूरे मामले को लेकर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने अरपा नदी के पुनर्जीवन के लिए एक विस्तृत कार्य योजना बनाने और ठोस कदम उठाने की मांग की है। इस पूरे मामले को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव द्वारा जवाब में अरपा नदी के प्रदूषण को रोकने के लिए सुव्यवस्थित बड़ी परियोजना बनाने की घोषणा की गई है और कहा है कि इस समस्या के समाधान के लिए बड़ी परियोजना बनाकर फिर से अरपा नदी को जीवनदायिनी नदी बनाएंगे। और इसके बाद कौशिक ने उप मुख्यमंत्री अरुण साव का धन्यवाद भी ज्ञापित किया है। अरपा नदी के जो प्रदूषित जल को लेकर के ध्यानाकर्षण हमने लगाया था, क्योंकि अरपा बिलासपुर के जीवनदायिनी नदी है और जिस प्रकार से अभी नाले के जो पानी है अरपा में जो प्रवाहित हो रही है और वहाँ पर जो निर्माण कार्य जो हो जाने थे, अभी मंत्री जी ने जवाब दिया कि कार्य चल रहे हैं और कार्य चल रहे हैं। अभी उसमें 4 नग एसटीपी जो कोनी और मंगला और पचरी घाट की जो बात आई है पूर्णता की ओर है। इस मामले को लेकर के मेरे चिंतित होने का कारण केवल ये है कि जिस प्रकार से अरपा का पानी का उपयोग किया जाता है और अरपा में निस्तार के लिए भी पानी का उसका उपयोग होता है। आप आगे जाएंगे तो जहाँ मंगला पासिद है वहाँ पर लोगों का नहाना धोना, विस्तार करना, पानी पीने का ऐसा उपयोग करना, और इस प्रकार यदि उसमें प्रदूषित होंगे तो निश्चित रूप से संकट आएगी। सेंट्रल जेल रायपुर के कैदियों ने प्रयागराज महाकुंभ के पावन जल से वहां पर सामूहिक रूप से पुण्य स्नान किया। बंदियों ने इस आयोजन के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का धन्यवाद किया। राजधानी रायपुर के सेंट्रल जेल में बंदियों के लिए भावपूर्ण माहौल था। वे प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में लाए जल से स्नान कर रहे थे। इसके साथ साथ वे हर हर गंगे और हर हर महादेव की जयकारे भी लगा रहे थे। बंदियों ने इस आयोजन के लिए छत्तीसगढ़ सरकार का धन्यवाद दिया है और छत्तीसगढ़ शासन एवं जेल प्रशासन की पहल पर केंद्रीय जेल रायपुर में बंदियों को प्रयागराज महाकुंभ से प्राप्त पवित्र गंगा जल से आज सुबह सामूहिक स्नान कराया गया। आपको बता दें कि बंदियों में महाकुंभ के जल से पवित्र स्नान के बाद श्रद्धा एवं प्रसन्नता के भाव दिख रहे हैं और बंदियों ने ऐसा कहा कि ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे कि वे स्वयं महाकुंभ मेले के पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। सेंट्रल जेल के इस आयोजन में गंगा जल का विधि विधान से पूजा अर्चना कर साथ ही पानी की टंकी को फूलों से सजाया गया है और उसके बाद गंगा जल को पानी टंकी में समाहित किया गया है। इसके बाद कैदियों ने टैंक के जल को मां गंगा को याद करते हुए स्नान किया है। जेल उप महानिदेशक SS तिग्गा ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य बंदियों को आध्यात्मिक शुद्धि का अनुभव कराना है और उनकी मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाना है।
गंगा जल को भारतीय संस्कृति में पवित्र और शुद्धिकरण का प्रतीक माना जाता है। इस अवसर पर जेल अधीक्षक अमित चांडिल्य सहित जेल के अन्य अधिकारी कर्मचारी भी उपस्थित रहे। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।